डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले यह देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, और इससे भी पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है, अर्थात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो H2O सॉलिड अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। इससे हम सॉलिड को थोड़ा सा यदि हीट कर दें, गर्म कर दें, तो H2O लिक्विड में जाएगा। पुनः लिक्विड से हम H2O गैसीय स्टेट में, वाष्प या भाप में भी ले जा सकते हैं। ठीक है। पुनः यदि मान लीजिए हम गैसीय स्टेट से इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तो जल में, लिक्विड फेज में, और फिर लिक्विड से हम सॉलिड में इसको ला सकते हैं। तो इसे हम कह रहे हैं कि पूर्व अवस्था में पुनः, मतलब एक बार सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड में ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो नमक का पानी में घुलना, मोम का या घी का पिघलना, ये सब हमारे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ का ऐसा परिवर्तन जो रासायनिक गुणों संगठन को बदल देता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना, जंग लगना आदि। ऊपर था मोम का पिघलना और नीचे है मोमबत्ती का जलना। अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिस प्रक्रिया या जिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में मान लीजिए जिन दो पदार्थों के बीच में अपक्रिया हो रहा है, उसको हम प्लस के द्वारा, मान लीजिए A और B मिलके आपस में अपक्रिया कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे A+B। ठीक है। उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे और तीर के उस साइड में क्या लिखेंगे? जो A और B मिल के जो हमको प्रोडक्ट या जो भी मतलब पदार्थ बना रहे हैं, जो पदार्थ बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो A+B, इसमें ये हुआ अभिकारक के अणु जिसमें अपक्रिया हो रहा है। अपक्रिया होने के बाद जो पदार्थ मिलता है उसको क्या कहते हैं? हम उत्पाद, या फिर कह सकते हैं LHS और RH, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके। उदाहरण के लिए हम देखें रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण हम ले सकते हैं भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अपक्रिया है। जैसा कि मान लीजिए कोई भी भोजन हम कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में चावल लेते हैं और आलू लेते हैं, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। उसके बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर पुनः ग्लूकोज ऑक्सीजन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा है, यहाँ से ग्लूकोज ऑक्सीजन से अपक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? इस अपक्रिया को हम कहते हैं श्वसन अपक्रिया। ये भी हमारा एक रासायनिक अपक्रिया होता है। रासायनिक अपक्रिया के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, दही का जमना, मैग्नीशियम फीते का जलना आदि। ओके। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के परीक्षण। मतलब कैसे हम पता पाएंगे कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है। तो यदि मान लीजिए किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, या फिर उसके तापमान में परिवर्तन होता है, या फिर कोई भी अपक्रिया हो रहा है उसके या फिर उसके प्रोडक्ट बनने से या उस अपक्रिया के होने से कुछ गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है। फिर देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। मान लीजिए कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो उसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम शब्द समीकरण देखते हैं
कि हम शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं। शब्द समीकरण जैसे मान लीजिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान लगाएंगे। उधर जो हमको उत्पाद मिल रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इधर हो गया अभिकारक, इधर हो गया उत्पाद, या फिर हम LHS RHS कह सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं अब इसका जो शब्द समीकरण था इसी का हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, सिर्फ उसका हमें प्रतीक लिख देना है। इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रतीक से काम चल जाएगा। जैसा कि जिंक लिखा गया, अब जिंक के स्थान पर सिर्फ हम Zn लिख देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा गया, सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर क्या लिखेंगे हम H2SO4 लिखेंगे। तीर का निशान इधर जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट फार्मूला क्या होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, LHS RHS। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए समीकरण रासायनिक समीकरण लिखते वक्त हमें यहाँ पर अवस्था भी दर्शाना होता है कि कौन सा तत्व या पदार्थ सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या फिर गैसियस स्टेट में है, या फिर जलीय अवस्था एक्वस स्टेट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है अवस्था प्रतीक। जैसे मान लीजिए ठोस अवस्था है तो इसके लिए हम S लिखेंगे, द्रव अवस्था है उसके लिए हम L लिखेंगे, गैसियस अवस्था या गैसियस स्टेट है इसमें हम क्या लिखेंगे G लिखेंगे, और जलीय अवस्था के लिए हम AQ का यूज करेंगे एक्वस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल, CaO प्लस H2O इक्वल क्या बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ सॉलिड फॉर्म में तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा S लिखा जाएगा, H2O लिक्विड L, CaOH का होल ट्वाइस क्या है जलीय है तो यहाँ AQ एक्वस फॉर्म लिखा जाएगा। ओके, फिर आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, अब इसमें हम पहले देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, या करना क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो या फिर द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम अपने रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी यहाँ हमारे रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होगा। और ऐसा कब हो सकता है, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें C प्लस O2 इक्वल क्या बन रहा है CO2। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 2 गुणे 2, 12 प्लस 16 दूनी 32 बराबर कितना हुआ 44। ये हो गया अभिकारक साइड का 44। ठीक है, यहाँ देखेंगे उत्पाद साइड का तो इधर एक कार्बन है कितना हुआ 12 प्लस ऑक्सीजन 16 गुणे 2 ऑक्सीजन है तो 12 प्लस 32 बराबर 44। अब यहाँ यदि हम देखें ये समीकरण रासायनिक अभिक्रिया बराबर है। ठीक है, संतुलित है, एक कार्बन इस साइड में है, अभिकारक साइड में एक कार्बन इधर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसलिए इसका द्रव्यमान 44 और 44 दोनों साइड में आ रहा है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कब करेगी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया हमारा संतुलित होगा। इसलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O तीर का निशान इक्वल Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसे हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले एक समूह बना सकते हैं। इसमें लिखेंगे तत्व, किन किन तत्वों का इसमें यूज किया गया है, जैसे Fe है, H है, O है। फिर इसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक मतलब इस साइड में ये तत्व कितने कितने, जैसे कि आयरन 1 है, यहाँ पर 1 लिखा गया, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है, फिर उत्पाद में परमाणु की संख्या ये Fe, आयरन कितना है उत्पाद साइड में 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें चाहे अभिकारक की साइड में हो चाहे उत्पाद की साइड में किस तत्व की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये देखें तो ऑक्सीजन की संख्या अधिक है। किस साइड में अधिक है, तो यहाँ
उत्पाद साइड में अधिक है। कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अभिकारक साइड में ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। इधर 4 था तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाद दूसरा दिख रहा है हमें सबसे अधिक आयरन। आयरन इधर कितना है? 3 है। यदि इधर 3 है तो इधर भी 3 करने के लिए, अब इसमें तो कुछ चेंजिंग हम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम बॉक्स में बंद कर दें, क्योंकि इसके बीच में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है। अब यहाँ 4 से गुणा हुआ, यहाँ 3 से। क्यों? क्योंकि उत्पाद साइड में 3 आयरन लिया गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 8, 4 दूनी 8। इधर भी कितना है? 2 ही है, तो 4 से गुणा। ठीक है। अब यदि हम देखेंगे 3Fe 4 दूनी 8, हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। ऑक्सीजन कितना इधर? 4, इधर भी 4। ये हमारा रासायनिक अपक्रिया संतुलित हो गया। ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ इसमें कमी रह गई है। क्या? जैसा कि ऊपर बताया गया कि यदि मान लीजिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया संतुलित होने के बाद क्या करना है हमको, उसके प्रावस्था को लिखना, उसके फेज को या अवस्था को, कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है। तो यहाँ पर Fe क्या होगा? सॉलिड, S लिखा जाएगा। H2O गैसेस में लिया गया, G लिखा जाएगा। Fe2O3 सॉलिड, S, H2 गैस, G। पुनः लिख देते हैं 3FeS सॉलिड प्लस 4H2O गैसियस इक्वल Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2। ओके। एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया लिखते समय, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर अभिकारक के तत्व या सूत्र जो भी फार्मूला होता है लिखना है। उसके बाद यहाँ जो तीर होता है, तीर के ऊपर यदि मान लीजिए इसमें कोई टेम्परेचर या प्रेशर जो कुछ भी दिया जा रहा है, जैसे किसी अपक्रिया में होने में मान लीजिए कुछ ताप या दाब बताया जाता है, उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो उसको हम इस तीर के ऊपर या नीचे दर्शाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए N2 प्लस 3H2 इक्वल क्या बन रहा है? 2NH3। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर, ताप का यूज किया जाता है लगभग 700 केल्विन, और दाब होता है 200 ATM। Fe और मॉलिब्डेनम ये करते हैं कैटालिस्ट का कार्य, उत्प्रेरक का कार्य। तो मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर या उत्प्रेरक लिखना हो तो हम तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ओके। ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक, अभी इस चैप्टर में कुछ और बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।